हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग क्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने पहले कई वीडियोज में बात कर लिया है। आज की वीडियो में जो प्रश्नोत्तरियां बची हुई थी उनको हम हल करेंगे और इसके माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आपको कैसे पेपर में लिखना चाहिए। इसके पहले के प्रश्नों को आप यदि देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप वीडियोज को देख सकते हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि नवजागरण की दृष्टि से छायावादी कविता का मूल्यांकन कीजिए। ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर है कि छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जिसे हिंदी काव्य में रोमांटिक पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। छायावादी कविता का नवजागरण की दृष्टि से मूल्यांकन करना इस बात को समझना है कि इस काव्यधारा ने भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य के किस प्रकार की जागरूकता और नवोन्मेष की भावना को प्रकट किया। छायावादी काव्य को नवजागरण से जोड़ने के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला बिंदु है व्यक्तिवाद और आत्मचेतना का उदय। तो देखिए, छायावाद के कवियों ने व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी। उन्होंने व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं, अनुभवों और आत्मचेतना को अपने काव्य का केंद्र बनाया। यह व्यक्तिवाद नवजागरण की उस भावना को प्रकट करता है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की कविता में मैं अनंत मैं शून्य में आत्मचेतना और व्यक्तिवाद की भावना का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह कविता व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और उसकी आत्मिक स्वतंत्रता को प्रस्तुत करती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एमए कर चुके हैं, यूजीसी नेट भी क्लियर होंगे, आप लोग अच्छे संस्थानों से पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये इन चीज़ों को जानते होंगे। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के ये एक मोटा बताने का प्रयास है कि आपका क्रेट में एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत होती है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। बाकी हम आशा करते हैं कि आप लोग इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं कि प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण। देखिए, छायावादी कवियों ने प्रकृति को न केवल बाह्य जगत के रूप में देखा बल्कि इसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन और भावनाओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण नवजागरण की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच नए संबंधों की खोज की जा रही थी। प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध जीवन में नई संभावनाओं और आशाओं को जन्म देता है। उदाहरण स्वरूप, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रकृति का आलंकारिक और सूक्ष्म वर्णन मिलता है जो नवजागरण की नई चेतना और प्राकृतिक सौंदर्य की महत्ता को व्यक्त करता है। देखिए, इसकी एक एक हेडिंग अपने आप में एक एक उत्तर के रूप में समाहित है। आपका यदि अगर प्रश्न बनता है कि प्रकृति और के प्रति नवीन दृष्टिकोण छायावादी कवियों के अंदर था, इसकी व्याख्या करिए, तो आप इतना लिख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही शॉर्ट मैटर होगा। अगला हेडिंग है कि राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो देखिए, छायावाद में राष्ट्रीयता की भावना भी प्रमुखता से देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और मिथकों को अपने काव्य का आधार बनाया। उन्होंने भारत की महान परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, जो नवजागरण की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए, जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्रि हिम तुंग श्रृंग से में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गर्व का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कविता में भारतीय संस्कृति की महानता और उसकी पुनरुत्थान की आकांक्षा को व्यक्त किया गया। अगली हेडिंग है नारी चेतना का उदय। छायावाद में नारी चित्रण एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। छायावादी कवियों ने नारी को केवल प्रेमिका या मातृ
रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक स्वतंत्र और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। यह नारी चेतना नवजागरण की उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जहाँ महिलाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और समाज में उनकी भूमिका को पुनः परिभाषित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा की कविताएं नारी के आंतरिक संघर्ष, उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा और समाज में उनकी भूमिका के बारे में गहराई से बात करती है। उनकी कविता मैं नीर भरी दुखी बदली नारी की आत्मिक संवेदनाओं और उनकी आंतरिक शक्ति का सजीव चित्रण है। आध्यात्म और रहस्यवाद। तो देखिए, छायावाद में अध्यात्म और रहस्यवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्यधारा ने ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की और इसे मानवीय अस्तित्व के गहरे प्रश्नों से जोड़ा। यह प्रवृत्ति नवजागरण की उस चेतना का हिस्सा है जहाँ मनुष्य अपनी आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, निराला की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आध्यात्म और रहस्यवाद का गहरा प्रभाव दिखता है, जहाँ कवि ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। अब निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं कि छायावादी कविता नवजागरण की दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसने भारतीय साहित्य में नई चेतना, आत्मबोध, सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। यह काव्यधारा व्यक्ति के आंतरिक जीवन, प्रकृति के प्रति नई दृष्टि, राष्ट्रीयता, नारी चेतना और आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय समाज में जागरूकता और नवोत्थान की भावना को प्रकट करती है। छायावादी कवियों ने न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नवजागरण की गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार छायावादी कविता हिंदी साहित्य में नवजागरण की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि यदि आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भी देने वाले हों तो उन परीक्षाओं के लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके भविष्य के लिए भी ये सब चीज़ें हेल्पफुल हों। तो आप लोग ज़रूर इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किस तरह से लिखना है, प्रश्नों की प्रकृति कैसे रहती है, वो आपके लिए अच्छा होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दलित विमर्श अथवा स्त्री विमर्श की वैचारिकी को परिभाषित करते हुए दलित अथवा स्त्री विमर्श की साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना कीजिए। तो देखिए, इसमें दो प्रश्न समाहित है, एक तो दलित विमर्श और एक स्त्री विमर्श। इसकी वैचारिकी को परिभाषित करना है अथवा इनमें से किसी एक की प्रवृत्तियों को लिखना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उत्तर। तो देखिए, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों ही आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण सामाजिक और साहित्यिक आंदोलनों के रूप में उभरे। ये विमर्श उन समुदायों और व्यक्तियों की आवाज़ को साहित्य में स्थान देते हैं जो लंबे समय से शोषण, उत्पीड़न और हाशिए पर रखे जाने की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं। इन दोनों विमर्शों की वैचारिकी और साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। दलित विमर्श की वैचारिकी और साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना। पहले दलित विमर्श देख लेते हैं, फिर स्त्री वाला भी देख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सिर्फ एक ही लिखना है। आपके भविष्य के लिए ये देख लेते हैं ताकि अगर स्त्री विमर्श की वैचारिकी को प्रभावित करना हो और उसकी प्रवृत्तियों को लिखना हो तो आप लिख सकें। हेडिंग पहली है दलित विमर्श की वैचारिकी। दलित विमर्श का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न, असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाना है। यह विमर्श ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिवादी सोच का विरोध करते हुए समानता, न्याय और मानवाधिकारों की मांग करता है। दलित साहित्य, जो इस विमर्श का प्रमुख माध्यम है, दलितों की पीड़ा, संघर्ष और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। इस वैचारिकी का आधार सामाजिक और आर्थिक अन्याय का विरोध और दलित समाज में आत्मसम्मान और पहचान की खोज है। अब दलित साहित्य की प्रवृत्तियों की आलोचना करना है तो पहला हो जाएगा विरोध और आक्रोश। दलित साहित्य का एक प्रमुख पहलू है कि विरोध और आक्रोश। दलित साहित्यकार अपने लेखन में उन अत्याचारों और शोषण को स्पष्ट रूप में उजागर करते हैं जिनका सामना दलित समाज ने सदियों से किया। यह आक्रोश ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी और
अस्वीकृति के रूप में प्रकट होता है। इसकी आलोचना देखिए। हालांकि यह प्रवृत्ति दलित साहित्य के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक आक्रोश साहित्यिक सौंदर्यबोध को प्रभावित कर सकता है। साहित्य में भावनात्मक गहराई के साथ संतुलन की आवश्यकता होती है, ताकि यह न केवल दलित समाज को बल्कि व्यापक पाठक वर्ग को भी प्रभावित कर सके। स्वानुभूति और आत्मकथात्मकता, ये स्वानुभूति बना परानुभूति, इस पे बहुत डिबेट रहा है कि जो जिस दुख को भोग रहा है वही उसका वर्णन करे। जैसे स्त्री विमर्श में भी ये देखने को मिलता है कि स्त्रियां कहती हैं कि पुरुष प्रधान सत्ता रही है तो पुरुषों ने ही स्त्रियों को अपने अनुकूल जो भी कार्य हैं वो बनाए हैं। तो स्त्रियों का शोषण जो हुआ है वो एक स्त्री रचनाकार जिस तरह से व्यक्त कर सकती है वो पुरुष रचनाकार नहीं व्यक्त कर सकता है। तो स्वानुभूति बनाम परानुभूति का मामला है, देख लेते हैं इसको। दलित साहित्य में स्वानुभूति और आत्मकथात्मकता का भी प्रमुख स्थान है। कई दलित रचनाकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जो उनके जीवन और संघर्षों, अनुभवों और उत्पीड़न की सच्ची कहानियां हैं। इसकी आलोचना है कि स्वानुभूति और आत्मकथात्मकता ने दलित साहित्य को एक सशक्त माध्यम बनाया है, लेकिन इस प्रवृत्ति में यह खतरा है कि साहित्य केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक ही सीमित रह सकता है। साहित्य का उद्देश्य व्यापक सामाजिक संदर्भों को समाहित करना होना चाहिए, जिससे वह समग्र समाज को प्रभावित कर सके। अब है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। दलित साहित्य में अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का पुनरुत्थान भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। दलित साहित्यकारों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को गर्व के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे दलित समाज में आत्मसम्मान और गौरव की भावना का विकास हुआ है। इसकी आलोचना है। यह प्रवृत्ति सकारात्मक है, लेकिन कभी-कभी यह दलित समाज को एक सीमित सांस्कृतिक दायरे में बांध सकती है। दलित साहित्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान को संकीर्णता में न बदल दे, बल्कि उसे व्यापक सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करें। अब स्त्री विमर्श की वैचारिकी और साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना को देख लेते हैं। यह हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। पहले वैचारिकी देख लेते हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। यह विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हुए महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग करता है। स्त्री विमर्श का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जहां महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिले और उन्हें अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष न करना पड़े। अब स्त्री साहित्य की प्रवृत्तियों की आलोचना देख लीजिए। पहला है स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। स्त्री साहित्य का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को प्रकट करना है। यह साहित्य महिलाओं की इच्छाओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को प्रकट करता है और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उन पर थोपे गए बंधनों का विरोध करता है। इसकी आलोचना है कि हालांकि यह प्रवृत्ति स्त्री विमर्श पर का आधार है, लेकिन कभी-कभी यह साहित्य में अतिवादी दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकती है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि साहित्य केवल विरोध का माध्यम न बने, बल्कि महिलाओं की संपूर्ण मानवीय और उनके विविध अनुभवों को भी प्रतिबिंबित कर सके। आंतरिक संघर्ष और मानसिकता का चित्रण। स्त्री साहित्य में महिलाओं के आंतरिक संघर्ष, उनकी मानसिकता और उनके जीवन के सूक्ष्म पहलुओं का गहन चित्रण किया जाता है। यह साहित्य न केवल बाहरी समाज के साथ उनके संघर्ष को, बल्कि उनके भीतर के द्वंद्व को भी उजागर करता है। इसकी आलोचना है। यह प्रवृत्ति साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी आंतरिक संघर्ष का अधिक चित्रण साहित्य को अत्यधिक व्यक्तिगत बना सकता है। साहित्य को समाज के व्यापक संदर्भ में रखते हुए महिलाओं के संघर्षों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगली हेडिंग है पारंपरिक भूमिकाओं का विरोध। स्त्री साहित्य पारंपरिक भूमिकाओं का विरोध करता है और महिलाओं के लिए नई संभावनाओं और भूमिकाओं की वकालत करता है। यह साहित्य महिलाओं के जीवन को पितृसत्तात्मक समाज के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करता है।
आलोचना। यह प्रवृत्ति स्त्री विमर्श की एक प्रमुख उपलब्धि है, लेकिन कभी-कभी यह पारंपरिक भूमिकाओं के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकती है। साहित्य को यह भी समझना चाहिए कि पारंपरिक भूमिकाएं महिलाओं को पसंद और स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हो सकती हैं और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं। दलित विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों ही साहित्य और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विमर्श उन आवाज़ों को प्रमुखता देते हैं जो लंबे समय से दबाई गई थीं। हालांकि इनकी प्रवृत्तियों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि साहित्यिक सौंदर्यबोध, व्यापक सामाजिक संदर्भ और मानवता की समग्रता को सुरक्षित रखा जा सके। दोनों विमर्शों ने न केवल साहित्य को समृद्ध किया है बल्कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका। फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका खड़ी बोली हिंदी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसे 1800 में स्थापित किया गया था, ने भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के अध्ययन और प्रचार में एक क्रांतिकारी योगदान दिया। इसके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को एक नई दिशा और पहचान मिली। यहाँ की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का जो एक तरह से बोले विकास, नई दिशा, नई पहचान यहीं से मिली थी। तो इसको ज़रूर देखें आप लोग, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहली हेडिंग है साहित्य और शैक्षिक प्रयास। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज ने भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के अध्ययन और शोध प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत खड़ी बोली में साहित्यिक कार्यों की रचना और अनुवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। यह कार्य हिंदी की शुद्ध और मानक भाषाई रूप को संवर्धित करने में सहायक था, जिसे बाद में आधुनिक हिंदी के विकास में उपयोगी पाया गया। अगला है प्रारंभिक हिंदी साहित्य का संकलन। फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक साहित्यिक कार्यों को संकलित किया। यहाँ के कई यूरोपीय अधिकारियों और भारतीय लेखकों ने खड़ी बोली में विभिन्न साहित्यिक रचनाएं की। इन रचनाओं ने हिंदी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को संपूर्णता प्रदान किया। उदाहरण के रूप में जेम्स टॉड और विलियम कैरी जैसे विद्वानों ने खड़ी बोली में रचनाएं की जो हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान थी। उन्होंने भारतीय कहानियों, ऐतिहासिक घटनाओं और लोक कथाओं का संग्रह और अनुवाद किया। अगली हेडिंग, भाषाई मानक स्थापित करना। फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान से खड़ी बोली एक मानक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। कॉलेज के विद्वानों ने भाषा की ग्रामर, शब्दावली और वाक्य निर्माण के नियमों को स्पष्ट किया, जिससे हिंदी की मानक भाषाई रूपरेखा तैयार हुई। अगली है हेडिंग, हिंदी के शिक्षण और प्रसार में योगदान। फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी भाषा के शिक्षण और प्रचार को भी प्रोत्साहित किया। यहाँ पर हिंदी भाषा के अध्यापन के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार की गईं, जिससे हिंदी को एक शैक्षिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। अगली हेडिंग है भाषाई संगोष्ठियों और संवाद। देखिए, कॉलेज ने हिंदी भाषा पर विचार विमर्श के लिए भाषाई संगोष्ठियों का आयोजन किया। इन संगोष्ठियों और संवादों ने भाषा के विकास में नए विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जो खड़ी बोली हिंदी के विकास में सहायक रहे। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से हिंदी को एक मानक रूप मिला, साहित्यिक रचनाओं का संकलन और अनुवाद हुआ और हिंदी भाषा के शिक्षण और प्रचार में सहायक प्रयास किए गए। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी के आधुनिक रूप को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हिंदी भाषा को समृद्ध और व्यापक बनाया। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान। ये देखिए, बहुत ही
गोल्डन प्रश्न है और ये क्रेट की परीक्षा में कन्फर्म पूछा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि, तो इसको आप लोग देखिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ, इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदी आलोचना को मानक स्थापित किए। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहली बिंदु है हिंदी साहित्य का समग्र दृष्टिकोण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की समग्रता और उसकी ऐतिहासिकता को उजागर किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास की प्रक्रिया को समय, समाज और साहित्य की प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखा। उनके अनुसार साहित्य केवल व्यक्तिगत रचनात्मकता नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के विकास का भी एक हिस्सा है। उदाहरण के रूप में उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया। दूसरा हेडिंग है आलोचनात्मक दृष्टिकोण और पद्धतियां। शुक्ल ने आलोचना में एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करते समय न केवल रचनात्मकता को बल्कि उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी महत्वपूर्ण माना। उदाहरण के रूप में उनकी आलोचनात्मक पद्धति में साहित्यिक कृतियों की भाषा, शैली और संरचना के साथ साथ उनकी सामाजिक संदर्भों का भी विश्लेषण किया गया। अगला हेडिंग है हिंदी कविता की समीक्षा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता की समीक्षा में गहनता और सूक्ष्मता से काम किया। उन्होंने कविता की विशिष्टताओं, उनकी संरचना और भावनात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। उदाहरण के रूप में उन्होंने कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं की गहराई से समीक्षा की और उनके रचनात्मक दृष्टिकोण और साहित्यिक महत्व को समझाया। अगली हेडिंग है साहित्यिक यथार्थवाद की पहचान। शुक्ल ने यथार्थवाद को साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में पहचाना और उसका समर्थन किया। उन्होंने साहित्य में यथार्थवाद की आवश्यकता और इसके प्रभाव को स्पष्ट किया, जिससे हिंदी साहित्य में यथार्थवाद को एक नई पहचान मिली। उदाहरण के स्वरूप उनकी आलोचनात्मक रचनाओं में यथार्थवादी प्रवृत्तियों की विवेचना की गई है, जो साहित्यिक यथार्थवाद की महत्ता को दर्शाती है। अगली हेडिंग है साहित्य और मूल्यांकन और मानक। इनका साहित्यिक मूल्यांकन और मानक देख लेते हैं। शुक्ल ने साहित्यिक मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने साहित्य की मूल्यांकन पद्धतियों को सुव्यवस्थित किया और उसे एक ठोस आधार प्रदान किया, जिससे हिंदी आलोचना में एक नई गुणवत्ता और मानक स्थापित हुआ। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि उनके आलोचनात्मक लेख और टिप्पणियां साहित्यिक मानकों और मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्पष्ट नजर आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी और साहित्यिक विश्लेषण में गहराई और सूक्ष्मता को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य की ऐतिहासिकता, साहित्यिक प्रवृत्तियों और आलोचनात्मक पद्धतियों को व्यवस्थित किया, जिससे हिंदी आलोचना में एक अस्थायी और प्रभावशाली योगदान मिला। उनके दृष्टिकोण और पद्धतियां आज भी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगला प्रश्न द्विवेदी युग की पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए, द्विवेदी युग पत्रकारिता के लिए ही जाना जाता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका के लिए बहुत योगदान रहा है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। आइए हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग 1880 से 1920 हिंदी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। देखिए, ये सन गलत हो गया है। सन 1900 से स्टार्ट हुआ था और 1920 तक चला था, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कुछ लोग 1918 तक भी मानते हैं। हिंदी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसे हिंदी पत्रकारिता ने नई दिशा और गति प्रदान की।
इस युग में हिंदी पत्रकारिता ने न केवल समाज को जागरूक किया बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। द्विवेदी युग की पत्रकारिता की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक सुधार और जागरूकता। द्विवेदी युग पत्रकारिता ने सामाजिक सुधारों और जागरूकता को प्रोत्साहित किया। इस युग में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जातिवाद, नारी शिक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और सुधार की दिशा में जनमत तैयार किया। उदाहरण के रूप में नया संसार, सरस्वती जैसी पत्रिकाएं सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली हेडिंग है राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम। द्विवेदी युग के पत्रकारिता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। इस काल में प्रकाशित पत्रिकाएं और समाचार पत्र ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की भावना को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने का काम कर रही थी। उदाहरण के लिए अवध समाचार और हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भाषा और शैली का विकास। द्विवेदी युग में हिंदी पत्रकारिता ने अपनी भाषा और शैली में सुधार किया। इस काल में हिंदी भाषा की शैली को सरल और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई, जिससे सामान्य जनता तक संदेश पहुंचाना आसान हो गया। उदाहरण स्वरूप सरस्वती पत्रिका की भाषा शैली और संपादकीय ने हिंदी भाषा के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। अगली हेडिंग है साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान। देखिए, द्विवेदी युग की पत्रकारिता ने हिंदी साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में साहित्यिक लेख, समीक्षा और सांस्कृतिक सामग्री ने हिंदी साहित्य की समृद्धि को बढ़ावा दिया। उदाहरण के रूप में सरस्वती पत्रिका ने प्रकाशित साहित्यिक सामग्री और आलोचनात्मक लेखों ने हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया। विविध विषयों की रिपोर्टिंग। देखिए, इस काल में पत्रकारिता ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों की रिपोर्टिंग की। यह विविधता पत्रकारिता की व्यापकता और उसके समाज पर प्रभाव को दर्शाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधवा पुनर्विवाह और प्रलेख रिपोर्टिंग जो इस काल में प्रमुख रहा। द्विवेदी युग की पत्रकारिता ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस काल में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन, भाषा और शैली के विकास और साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता ने एक नई दिशा और पहचान बनाई। इस युग की पत्रकारिता ने न केवल समाज को जागरूक किया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आप लोग, हम आशा करते हैं कि आंसर राइटिंग पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास समय का बहुत अभाव रहेगा। आपके पास मात्र 2.5 घंटे समय रहेंगे और इसमें ही आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है, 10 अति लघु उत्तरी प्रश्न करना है, 2 लघु उत्तरी प्रश्न करना है और 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न करना है और आपके पास समय है सिर्फ 2.5 घंटे। कुछ लोगों का यही 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने और गोला करने में 1 घंटे चला जाएगा। आप सोचिए, आपके पास अति लघु उत्तरी प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट होगा, ठीक है। लघु उत्तरी 2 प्रश्न है, इसमें 10-15 मिनट होगा। दीर्घ उत्तरी के लिए 10-15 मिनट ही होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा फास्ट लिखने का, ताकि आपका पेपर आसानी से हो सके, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।